हेलो दोस्तों, होम साइंस विद एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लाए हैं एलटी ग्रेड टीचर की परीक्षा में आने वाले 30 जीएस के प्रश्नों का धमाकेदार फुल प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी आने वाला जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एलटी ग्रेड टीचर की वैकेंसी निकलने वाली है, उसमें 30 जीएस के प्रश्न होते हैं, जिसमें करंट अफेयर और जीएस मिला के 30 प्रश्नों का एक पूरा जो है कि आपका पेपर होता है। और बाकी 120 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से होते हैं। कुल 150 प्रश्नों का पेपर होता है, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी के 30 प्रश्न अति महत्वपूर्ण होते हैं और समसामयिक यानी करंट अफेयर भी उसमें शामिल होता है। तो उसी के लिए हम 30 प्रश्न जो आते हैं आपके एग्जाम में, बिल्कुल परीक्षा पर आधारित एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये पहला प्रैक्टिस सेट है। आप सभी लोग इसको सॉल्व करिए और अपना जो है कि आकलन करिए, देखिए किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो है कि आज का पहला सवाल है, सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो दोस्तों, सभी को जैसा कि पता होगा कि भारत में कुल जो है कि वर्तमान में 47 रामसर स्थल हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा रामसर स्थल वर्तमान में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल हैं वर्तमान में? 9 रामसर स्थल हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल है हमारा, किस राज्य ने देश का पहला बांस से निर्मित क्रिकेट बैट और स्टंप विकसित किया है? दोस्तों, ये भी हमारा करंट अफेयर का सवाल है। इससे पिछला भी करंट अफेयर का ही सवाल था। तो देखिए, इसमें से जो है कि हमारा इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का जवाब हो जाएगा, किस राज्य ने देश का पहला बांस से निर्मित क्रिकेट बैट और स्टंप विकसित किया है? तो हमारा कौन सा राज्य है? ऐसा पहला राज्य है त्रिपुरा। ऐसा पहला राज्य है जिसने देश का पहला बांस से निर्मित क्रिकेट बैट और स्टंप विकसित किया है। यानी कि बांस सभी लोग जानते हैं, बैम्बो से जो है कि क्रिकेट का बैट और स्टंप निर्मित किया जा रहा है, जिसमें जो है कि त्रिपुरा राज्य सबसे पहला ऐसा राज्य बन गया है जो क्रिकेट बैट और स्टंप विकसित करने का काम कर रहा है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, त्रिपुरा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बेटला राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुगामल राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, इसमें से हमारा जो अंसी राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है ये? कर्नाटक। और बेटला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है हमारा? ये झारखंड। कहाँ? झारखंड में। हमारा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये हमारा छत्तीसगढ़ में है। और गुगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा जवाब क्या हो जाएगा? आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए इस तरीके से अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो आगरा में किसका जन्म हुआ था? मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, राजकीय ललित कला अकादमी कहाँ है? लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 फेब 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर कोई पूछे इसकी स्थापना कब हुई, तो 8 फरवरी 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। राजकीय ललित कला अकादमी अवस्थित कहाँ है? लखनऊ में है। अगला सवाल देखेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी, ये सही सुमेलित है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा, ये भी सही सुमेलित है। विटामिन डी की कमी से वर्णांधता, ये गलत है। यानी कि पूछ रहा सुमेलित कौन सा नहीं, इसका आंसर ये हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? सूखा रोग, यानी कि रिकेट्स होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग। इसी को सूखा रोग भी कहा जाता है। तो हमारा सुमेलित नहीं है पूछ रहा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसे दिया गया था? ये सवाल पूछा जा रहा है। किसके द्वारा दिया गया था? बहादुर शाह के द्वारा। तो किसे दिया गया था? बख्त खान को दिया गया था साहब ए आलम बहादुर का खिताब। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? युद्ध आपात की उद्घोषणा का आधार है। बाह्य आक्रमण हो जाने पर, कोई बाहरी आक्रमण हो जाता है, कोई विदेशी आक्रमण हो जाता है, तो उस समय भी आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। सशस्त्र विद्रोह है ना, विद्रोह कोई हो जाए तब भी आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। बच्चों, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा आधार नहीं हो सकता? इसका उत्तर हो जाएगा डी, आंतरिक अशांति हमारा जो है कि इसका आधार नहीं हो सकता है। क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978, कब? 1978 में जो है कि इसको आंतरिक अशांति को हटाकर किसको ला दिया गया था? सशस्त्र विद्रोह को लाया गया था। इसलिए कौन आधार नहीं हो सकता? आंतरिक अशांति इसका आधार नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था का संबंध संविधान के किस भाग से है? जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि संविधान में कुल भाग कितने हैं? कुल भाग की संख्या
ऐसे तो कुल 22 भाग है, लेकिन क ख जैसे सब भाग मिलाकर संविधान के कुल भाग की संख्या कितनी है? 25 भाग है। तो इसमें पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो आप सभी लोग आंसर बताएंगे। इसमें संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है, भाग 4 क में नगर पालिका, भाग 4 ख में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है, भाग 9 में जो है किसका उल्लेख किया गया है बच्चों? पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नवाबगंज एक पक्षी अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, तो बर्ड सेंचुरी है ये। कैसा सेंचुरी है ये? बर्ड सेंचुरी इसको बोला जाता है, बर्ड सेंचुरी। बर्ड सेंचुरी पक्षी अभ्यारण्य नवाबगंज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। अब प्रश्न यही सवाल पूछता है बच्चों, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तब इसका जवाब क्या हो जाएगा? उन्नाव। तब क्या हो जाएगा? उन्नाव में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? जैविक संसाधन मतलब कि जिसके सड़ने और गलने से हमारी जैविक संसाधन की उत्पत्ति हो, प्राप्ति हो, उसे जैविक संसाधन कहते हैं। तो इसमें कोयला है, मछली है, पेट्रोलियम है, लेकिन शुद्ध जल हमारा जैविक संसाधन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग माचिस की डिब्बी की रगड़ने वाली सतह पर किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल फास्फोरस। किसका उपयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है बच्चों? शिमला में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 13वें का आंसर क्या हो जाएगा? सी। नागपुर में क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में। और मैसूर में हमारा क्या है? मैसूर में हमारा है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर में है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजमुंद्री में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? सी आंसर हो जाएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल में देखते हैं क्या कर रहा है। ऋग्वेद है हमारा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद हैं, जिसमें जो है कि कहा जा रहा है कि ऋग्वेद में किसकी बात की गई? तो ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल है गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है। तो गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है बच्चों? कानपुर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? किस देश ने गुआंगमू नाम से दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है? तो गुआंगमू के नाम से आप लोग थोड़ा सा गेस करेंगे तो इस सवाल का जवाब दे देंगे। ये भी करंट का प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा चीन। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किस राज्य सरकार ने आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना शुरू की है? आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना यानी कि शिक्षा सभी के जरूरतमंद के दरवाजे दरवाजे पर जाकर के दी जाएगी, ऐसी योजना कौन से राज्य सरकार ने शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। देखिए अच्छा लगे तो आप सभी लोग इसको शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि अगला वीडियो हमें इस तरीके का बनाना है कि नहीं बनाना है। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संकलन है ये, बाकी आप लोग डिसाइड करेंगे क्या है क्या नहीं है। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं बच्चों? भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। अगला सवाल कहता है संविधान की 10वीं अनुसूची में वर्णित है, क्या वर्णित है संविधान की 10वीं अनुसूची में? तो संविधान की 10वीं अनुसूची में कैसा वर्णित है? दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता और वर्णित है। इसी को दल बदल कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। अगला सवाल है करीबा बांध निर्मित है। करीबा बांध कौन सी नदी पर निर्मित है? ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल है, तो जाम्बेजी नदी पर निर्मित है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? ये जनगणना 2011 के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या क्या है? सर्वाधिक है। इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सभी लोगों को इसका सवाल का जवाब पता होगा। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण सर्वाधिक हानिकारक है? ओजोन परक्षरण से जो है कि समुद्र के लेयर में पानी जल स्तर में भी जो है कि वृद्धि देखने को मिलेगी। कार्बन हाइड्रोजन सल्फाइड भी हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है सर्वाधिक हानिकारक। तो सर्वाधिक हानिकारक कौन सा हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा सर्वाधिक हानिकारक ये प्रदूषक वायु है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी को बच्चों हम दम घोटू गैस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? दम घोटू गैस के नाम से इसको जानते हैं। दम घोटू गैस के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड
इसको दमघोटू गैस भी कहते हैं। ये हमारे शरीर के आर्गन को धीरे धीरे नष्ट करता है और ब्लड में ऑक्सीजन लेवल की कमी कर देता है, जिससे इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। बहुत ही खतरनाक है, इसलिए सर्वाधिक हानिकारक कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल पढ़ते हैं क्या कर रहा है। एपी कल्चर का संबंध है, तो एपी कल्चर का संबंध किससे है? तो मछली पालन के लिए क्या कहते हैं बच्चे? पीसी कल्चर। मछली पालन किसे? पीसी कल्चर। क्या? पीसी कल्चर। और मधुमक्खी पालन से एपी कल्चर। सवाल यही पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अंगूर की खेती के लिए कौन सा कल्चर होता है? बीटी कल्चर। बीटी कल्चर। और कीट पालन के लिए क्या होता है? एंटोमोलॉजी होता है कीट पालन के लिए। तो इस तरीके से इसका सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मधुमक्खी पालन। एपी कल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष था? तो भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। बी आर अंबेडकर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो किसके अनुमोदन से? तो भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को किसी एक के अनुमोदन, किसके अनुमोदन पर? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन पर संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, न कि राज्यपाल। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लाई गई? ये जिसे याद होगा वही से करेगा। इसका आंसर हो जाएगा 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये आपके सवाल का जवाब हो गया जिनेवा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। अगला सवाल है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? पहला गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? इतिहास का सवाल है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1931 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, देख लेते हैं। अगला सवाल है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में दूसरे बौद्ध समिति का आयोजन किया गया था। तो इस तरीके से हमने 30 प्रश्नों की श्रृंखला हल की, प्रैक्टिस सेट देखा। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग को यह 30 प्रश्नों का श्रृंखला जो LT ग्रेड टीचर में आने वाली है कैसी लगी। इन सभी पर आप कमेंट करिए, तो आगे हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।